करीब 1 साल की एक छोटी सी बच्ची थी जो लगातार रो रही थी। रोते रोते काफी देर हो जाती है। उसके बाद उसकी रोने की आवाजें उसकी माँ तक तो नहीं पहुंच रही थी, लेकिन मकान मालिक तक जरूर पहुंच जाती है। मकान मालिक भी यह कहने लगता है कि कितनी लापरवाह माँ है। बच्ची इतनी देर से रो रही है, लेकिन वो उसको चुप नहीं करा रही है। आखिरकार वो बच्चे की रोती हुई आवाज को सुन करके जो मकान मालिक उस बच्ची के पास पहुंचता है, तो उसकी माँ को ढूंढना वो शुरू कर देता है। दरअसल जो बच्चे की माँ होती है वह एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। मकान मालिक ने जब यह बात देखी तो उसे बहुत ज्यादा अटपटा लगा, उसे बहुत बुरा लगा। हालांकि उस बच्ची की माँ को भी ये बात पता चल गई थी कि मकान मालिक ने अपने आंखों से वो सब कुछ देख लिया है जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। आखिरकार उसने मकान मालिक को शांत करने की कोशिश की, उसके हाथ पैर जोड़े, लेकिन मकान मालिक शांत नहीं हुआ, बल्कि उसके पति को उसने सीधा फोन मिलाया और पति से कहा कि तुम्हारे पत्नी को मैंने किसी दूसरे गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। तुम अपना घर बिगड़ते हुए बचा सकते हो तो बचा लो। जब मकान मालिक ने ये बात कही तो उसके पति ने ये बात सुनने के बाद अपने पत्नी को डांटा, फटकारा और उसे किसी तकरीब से कसम दिलाई कि अब भविष्य में ये जो गलती हुई है वो फिर से नहीं होनी चाहिए। आखिरकार पत्नी ने उस वक्त जो खराब टाइम था उसको तो कसम दरम किसी भी तरीके से बात खत्म कर ली, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता है तो मौका पाते ही वो अपने उस बच्ची को छोड़ करके अपने उस प्रेमी के साथ भाग जाती है, फरार हो जाती है। पति अपनी पत्नी को लगातार ढूंढता रहता है, पुलिस के पास जाता है। पुलिस आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद करीब 11 दिन के बाद उस लड़की को उसके पति की जो शिकायत थी उसकी शिकायत पर पुलिस ढूंढती है और 11 दिन के बाद आखिरकार वो महिला मिलती है। लेकिन मिलने के बाद अब यहाँ से पति के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था लगातार कि ये मानेगी नहीं, अपने प्रेमी के साथ हमेशा जाती ही रहेगी। इसलिए वो इससे अलग होने के लिए साल 2021 में तलाक की अर्जी दे देता है। लेकिन एक बार फिर से वो महिला ऐसा नाटक रचती है कि फिर से वो अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है। काश उसने उस दिन यानी कि साल 2021 में अपने पत्नी से तलाक ले लिया होता तो आज सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो या फिर प्रिंट मीडिया के अखबार हो, ये कहानी, ये खबर आज ना चलती और ना छपती, ना लोग जानते कि एक पत्नी ने अपने पति को मार करके, काट करके उसको ड्रम के अंदर पैक कर दिया। आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की समझने की कोशिश करते कि ये कैसे मिले, कैसे कत्ल हुआ और आगे क्या हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी। दरअसल यहाँ पर एक महिला जिसकी उम्र लगभग उस वक्त रही होगी 25 साल के आसपास और नाम उसका मुस्कान होता है, मुस्कान रस्तोगी। वो अपने पति यानी कि सौरभ राजपूत से ये कहती है कि सुनते हो, मैं एक प्रोग्राम में, एक कार्यक्रम में जा रही हूँ। आपको शायद सुन करके आश्चर्य होगा कि मुझे एक व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल किया गया है और उस व्हाट्सएप के ग्रुप में जो कक्षा 8 तक की हमने पढ़ाई करी थी उसमें वो छात्र छात्राएं भी मौजूद है। आज उन्होंने एक मॉलर है जो मेरठ में है, उसे में पार्टी रखी है, मुझे उस पार्टी का हिस्सा बनना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आखिरकार मैं इस पीहू का क्या करूँ। पीहू को अगर तुम कहो तो मैं इसको इसके नानी के पास छोड़ाऊँ। जैसे ही सौरभ राजपूत ने ये बात सुनी उसने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, वैसे भी मुझे ड्यूटी पर यानी कि काम पर जाना होता है। दिल्ली रोड एक प्लाईवुड की दुकान होती है, वहाँ पर वो काम करता था। पत्नी घर पर अकेली रहती थी और साथ में उसकी एक बच्ची होती है जो अभी कुछ ही महीनों की थी। आखिरकार उसने पति से बातचीत की, बच्ची से बातचीत करने के बाद अपने बेटी को नानी के यहाँ वो छोड़ देती है और नानी के यहाँ छोड़ने के बाद सीधा मॉल में वो पहुंच जाती है। वहां जाकर के देखते हैं तो कई ऐसे छात्र छात्राएं थे जो कक्षा 8 तक उसके साथ पढ़े हुए थे। हालांकि उस लड़की की जो पढ़ाई लिखाई थी
वो 9वीं तक थी, क्योंकि 9वीं में वो फेल हो जाती है और फेल होने के बाद वो आके पढ़ाई नहीं करती है। लेकिन साल 2019 में अचानक ही एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाता है और व्हाट्सएप के ग्रुप में जब वो शामिल हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी कि आखिरकार पुराने दोस्तों से मुलाकात जो हो रही थी, क्योंकि रोज़ चैटिंग होती थी, बातचीत होती थी। वक्त आगे बढ़ता है और शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं और वहाँ जो उसने अपने आंखों से देखा, उसको एक दोस्त दिखाई देता है जिसका नाम होता है सौरभ शुक्ला, जो कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का निवासी होता है। उसको देखकर वो देखती ही रह जाती है। अब यहाँ से जो सौरभ होता है, सौरभ नहीं बल्कि साहिल सराम है, साहिल शुक्ला, जो कि उसका एक 8वीं क्लास तक का फ्रेंड होता है। मुस्कान रस्तूरी का जो फ्रेंड होता है, तो उससे ये बातचीत करते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं कि आखिरकार फिलहाल उनके भविष्य में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो ये जो लड़का होता है साहिल शुक्ला, इसने कहा कि उसने उसी स्कूल से वो 12वीं की पढ़ाई करने के बाद वो बीटेक की पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग की वो तैयारी कर रहा है। हालांकि फिलहाल वो सीए बनना चाहता है। उसी की वो तैयारी में वहाँ पर जुटा हुआ था। जैसे ये बात ये साहिल शुक्ला अपने बारे में बताता है, तो सामने जो लड़की होती है, नाम उसका मुस्तान रस्तूगी होता है। मुस्तान रस्तूगी जब बताती है तो वो कहता है कि तुम्हारी अपनी क्या कहानी है। फिर वो कहती है कि मेरे नाना जी, यानी कि वो ब्रह्मपुरी में रहते हैं और ब्रह्मपुरी के दौरान रहने के वहाँ पर एक महिला आया करती थी जिसका नाम रेनू होता है। वो अपने बच्चों की कुंडली वगैरह बनवाने के लिए आया करती थी। तो इसी बीच में एक लड़का उसके साथ आया करता था और उस लड़के का नाम सौरव राजपूत होता है। सौरव राजपूत से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद वो दोनों आपस में इस कदर एक दूसरे के प्यार में चले जाते हैं कि शादी करने का फैसला ले लेते हैं। हालांकि जो उस लड़के के पापा है, जिसका नाम मुन्ना लाल है, और माँ रेनू, भाई बबलू और बहन शिवन, ये परिवार तैयार नहीं था। लेकिन सौरव राजपूत था कि उसने कहा कि अगर शादी करूंगा तो मुस्कान रस्तूगी से ही करूंगा और किसी से मैं शादी नहीं करूंगा। उधर जो मुस्कान रस्तूगी होती है, उसके पिता ज्वेलरीज का काम करते थे, लेकिन उनके परिवार वाले भी तैयार नहीं होते हैं, जिनका नाम प्रमोद रस्तोगी होता है और भाई विशाल होता है और बहन परी एक होती है और माँ का नाम कविता रस्तोगी होता है। दोनों ही परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं थे कि मुस्कान रस्तोगी और साथ ही सौरव राजपूत जो है वो आपस में शादी करें या विवाह करें। लेकिन जब इन दोनों ने जीत कर ली तो जीत के आगे परिवार वाले यहाँ पर टूट जाते हैं और आखिरकार साल 2016 में इनकी शादी हो जाती है और 2015 में इनकी पहली मुलाकात हुई थी नाना के घर पर। ये लड़की अपने नाना के घर अक्सर आया करती थी, जाया करती थी। इसी बीच में पता चलता है कि उसने उस लड़के की मर्चेंट नेवी के अंदर नौकरी लग जाती है और वो वहाँ से लंदन चला जाता है शादी के बाद। घर वाले इस बात को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के खुश तो थे ही नहीं। इस लड़की को ज़्यादा तवज्जो देते नहीं थे और लड़की भी कहीं ना कहीं इनसे दूरियां बनाना शुरू कर देती है। आखिरकार वो लड़का 1 या 1.5 साल ही लंदन में नौकरी कर पाता है। उसे आखिरकार नौकरी छोड़ करके वापस अपने घर आना पड़ता है, अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है, क्योंकि परिवार ने इस रिश्ते से खुश नहीं थे और इसको अपने बेदखल कर दिया था। अब इसके बाद ये लड़का अपने पत्नी के साथ अलग रहने लगता है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। दिल्ली रोड एक प्लाईवुड की दुकान थी, वो दुकान में वो काम करना शुरू कर देता है। घर में पत्नी होती है और साल 2019 में उसको एक बेटी भी पैदा हो जाती है और जब बेटी पैदा होती है तो इस घर में अब 3 सदस्य हो जाते हैं। मुस्कान रस्तोगी का मन अक्सर बेटी के साथ गुजरता था और जो उसका पति होता है सौरव राजपूत, वो दुकान पर नौकरी किया करता था। इसी तरीके से वक्त आगे बढ़ता है और साल 2019 में एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाता है और व्हाट्सएप के ग्रुप में ही ये अपनी दोस्ती इनकी हो जाती है और ये कहानी उसने अभी अपने दोस्त को सुनाई थी। इधर तो वो लड़का रहता है जो दुकान पर और इधर प्रेमी ये बन जाता है। प्रेमी इसलिए बन जाता है क्योंकि दोनों अक्सर आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं, चैट करना शुरू कर देते हैं और अपने सुख की दुख की ये बातें जब लगातार चलती रहती है
तो ये मौका पाते ही इनको जब भी मौका मिलता था तब किसी न किसी बहाने से वो यहाँ से निकल जाया करती थी। और यही कारण था कि एक दिन बच्ची रो रही थी और रोते रोते इस घर के अंदर मकान मालिक आ जाता है और मकान मालिक ने अपने ही आंखों से इसे मुस्कान को उसके प्रेमी यानी कि साहिल शुक्ला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। ये बात उसने सौरव राजपूत को भी बताई और सौरव राजपूत ने जब इसका विरोध किया तो पत्नी ने कोई बहाना करके अपने पति को आखिरकार मना लिया था। लेकिन बात तब ज़्यादा बिगड़ जाती है जब करीब 5 साल पहले की ही बात है अब से। तो जब ये मौका मिलता है तो ये मुस्कान जो होती है वो इस साहिल के साथ गुड़गांव की तरफ निकल जाती है और गुड़गांव में लगभग 11 दिन तक रहते हैं और आखिरकार पुलिस इनको ढूंढ करके ले आती है। जब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली थी तब इसी बीच में लड़की ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे अपने पति के साथ जाना है, मुझे अपने प्रेमी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। और जब मामला कहीं बदनामी ना हो इसलिए यहाँ पर मामला दब जाता है और पुलिस ने एफआईआर यहाँ पर दर्ज नहीं की क्योंकि परिवार वाले नहीं चाहते थे। लेकिन परिवार वाले ये जान चुके थे कि मुस्कान का संबंध इस लड़के से हो चुका है। इस लड़के की यानी कि साहिल शुक्ला के ये बहुत करीब पहुंच चुकी है और इसी तरीके से वक्त फिर आगे बढ़ने लगता है और साल 2023 आ जाता है और ये कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर से इस देश से वो कहीं बाहर नौकरी मिल जाए और वो चला जाए। तब जाकर के उसको लंदन के अंदर ही एक मॉल के अंदर उसे जॉब मिल जाती है और वो जॉब करने के लिए साल 2023 में यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ इसकी जो पत्नी होती है मुस्कान रस्तोगी ये अकेली रहती है अपने बेटी के साथ। वो अपने ना तो ससुराल में रहना चाहती थी और ना ही अपने मायके में रहना चाहती थी। हालांकि मायके वालों ने कोशिश की थी कि वो या तो ससुराल में रहे या फिर मायके में रहे, इस तरीके से अकेले बिल्कुल भी ना रहे क्योंकि उसको आज़ादी पसंद थी। और आज़ादी इसलिए पसंद थी क्योंकि उसका जो प्रेमी होता है उसका नाम साहिल शुक्ला होता है, कभी कभार उसका वहाँ पर आना जाना होता ही था। आखिरकार वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था। वो लड़का सौरव राजपूत जो था वो लंदन चला जाता है 2023 में। उसका 2 साल का वीज़ा था और ये जानती थी कि इसका वीज़ा कब खत्म हो रहा है और कब वो अपने वीज़ों को रिन्यूअल करवाने के लिए ज़रूर आएगा भारत में। ये 22 फरवरी 2025 की बात है। दिल्ली रोड पर एक डॉक्टर लगता है, डॉक्टर के पास जाती है और जाकर के मुस्कान कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, बहुत सर में दर्द रहता है, रात में सोने की कोशिश करती हूँ तो नींद नहीं आती, तो मुझे कुछ ऐसी दवा लेकर के दो जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नींद आए। जब उसने डॉक्टर को इस तरीके की बात कही तो डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ दवाइयाँ लिख करके दे रहा हूँ, तुम इन दवाइयों को जब खाना वगैरह खा लेना तो खाने के बाद इन दवाइयों को खा लेना, तुमको अच्छी खासी नींद आ जाएगी। अब मुस्कान ने इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए अपने लिए नहीं बल्कि अपने पति के लिए, क्योंकि उसको मालूम था कि ये 22 तारीख को डॉक्टर के पास जाती है और इसी बीच में जब उसे मौका मिलता है तो मौका मिलते ही इसने ऑनलाइन ब्लीच का ऑर्डर कर दिया था। वो भी 10 किलो ब्लीच का ऑर्डर किया था ताकि उसे भविष्य में इस ब्लीच का कुछ काम इसको लेना था, कुछ साफ सफाई इसको करनी थी, कुछ गंदगी को इसको दूर करना था। आखिरकार जो उसका पति होता है, जो सौरव राजपूत होता है, वो लंदन से 24 फरवरी 2025 को घर आता है और जब ये घर आता है तो अगले ही दिन यानी कि 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे होता है और इसने अपना जो प्रेमी है उससे वो एकदम बातचीत कर लेती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने स्नैपचैट पर 3 आईडी बनाई हुई थी। जो इसका प्रेमी होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, उसके माँ के नाम से, उसके भाई के नाम से, उसके बहन के नाम से फेक आईडी इसने बनाई हुई थी। और फेक आईडी बनाने के बाद मुस्कान ही खुद अपने प्रेमी से बातचीत करती थी और कुछ उसको ये पढ़ाने की कोशिश करती थी कि तुम्हारा और मुस्कान का जो रिश्ता है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अद्भुत रिश्ता है, तुम दोनों की जोड़ियाँ आसमान में बनी हैं, तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। लेकिन बीच में जो सौरव राजपूत है इसको हटना ही पड़ेगा, यानी कि इसका तुमको वध करना पड़ेगा। इधर जो साहिल शुक्ला होता है ये बातचीत करता था, उसको ये लगता था कि ये अपनी माँ से बात कर रहा है, जबकि माँ तो उसकी लगभग 18 साल पहले ही मर चुकी थी और माँ के मरने के बाद वो अपने नानी के साथ ही रहता था।
वो समझता था कि माँ नहीं कोई आत्मा है, कोई रूह है, कोई ऐसी शक्ति है जो स्नैपचैट पर उसने अपना एक आईडी बना ली है और उसकी माँ ही उससे बातचीत करती है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिससे ये बातचीत करता है वो उसकी प्रेमिका है, मुस्कान है, जिसकी एक बेटी है, जिसका एक पति है, और वो उसकी हर एक बात मानता था। और उसने ये तय कर लिया था कि जैसा ये कह रही है, जो आईडी में ये बोल रही है, यानी कि माँ बोल रही है स्नैपचैट पर, और उसको वैसा ही करना है, यानी कि सौरव राजपूत का अब वध करना है। इसके लिए 25 फरवरी की तारीख तय कर दी जाती है। जो 22 फरवरी को जो डॉक्टर से वो दवा लेकर के आई थी, नशीली दवाइयाँ लेकर के आई थी, वही दवाइयाँ उसको खाने में मिला दी जाती है। तब सौरव राजपूत जो था वो ये दवाइयों को खा लेता है, और खाने के बाद जब वो बेहोशी की हालत में होगा तो उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि उसको मारने के लिए 800 रुपये के 2 चाकू का भी इंतजाम किया जाता है, और उन्हीं चाकुओं से उसकी हत्या कर दी जाती है। जब ये चाकू खरीदने के लिए दुकान पर जाती है तो दुकानदार पूछता है कि मैडम, इतने बड़े बड़े चाकुओं की आपको कहाँ ज़रूरत पड़ी है? तब वो कहती है कि हमारे घर में कभी कभार मुर्गा कटता है, इसलिए मुर्गा काटने के लिए हमें बड़े चाकुओं की ज़रूरत है। आप पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक चाकू मिल जाते हैं, और उसके बाद 25 फरवरी को जो खाना बनाया जाता है उसमें नशीली गोलियां मिला दी जाती है। लेकिन नशीली गोलियां मिलाने के बावजूद भी वो लड़का, यानी कि सौरव राजपूत जो होता है, वो खाना वहाँ पर नहीं खाता है। वो कहता है कि आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, वैसे ही हमने बाहर का कुछ इतना सब कुछ खा लिया है। तो उस रात यानी कि 25 तारीख को ये सफलता इनको मिल नहीं पाती है, और 26 गुजर जाता है, 27 गुजर जाता है, फिर 28 तारीख को बेटी, अब वो 5 साल की हो चुकी थी, उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। और जब बेटी का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो इसी बीच में उसको लगता है कि शायद आप कोशिश करते हैं तो तब भी ये कोशिश पूरी नहीं हो पाती है। 28 फरवरी, ये 28 का ही महीना होता है। अब 1 मार्च 2 मार्च ये प्लानिंग कर रहे थे। 3 मार्च की बात है, सौरव अपने घर पर जाता है, अपने माँ से मुलाकात करता है, और माँ ने उसके लिए कोफ्ते बनाए थे, तो कोफ्ते वो पैक करा करके अपने घर पर लेकर के आ गया था। जैसे ही कोफ्ते लेकर के आता है, वो अपने पति मुस्कान रस्तोगी से कहता है कि इन कोफ्तों को तुम तैयार कर दो, गर्म कर दो, इसके साथ बैठ करके हम खाना आराम से खाना खाएंगे। जब मौका मिलता है तो मुस्कान ने उन कोफ्तों को गर्म करने के दौरान ही कुछ ऐसी दवाइयाँ थी, जो नशीली दवाइयाँ थी, वो उसे उस कोफ्ते में मिला दी, और उसके पति ने उसको आराम से खा लिया। लेकिन उसको खाने के बावजूद भी उसको रात 12 बजे तक नींद नहीं आती है। जैसे ही वो सोता है, तुरंत ही मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को फ़ोन मिलाती है और बुलाती है, और कहती है कि जितने जल्दी हो सके तुम आ जाओ। जब वो रात को 1 बजे के आसपास पहुंचता है तो उस वक्त वो सोया हुआ था, और इसी बीच में वो इसके सीने पर बैठ जाती है और उसको चाकू दिया जाता है। जब वो चाकू, उसको कहा जाता है कि इस चाकू को जोर से मारना है, वैसे भी तुम्हें सब कुछ पता है कि तुमको इसका वध करना है, इसको ख़त्म करना है, क्योंकि तुम दोनों की बातचीत हो चुकी थी, तुम लोग अब मिल चुके थे। तो इसलिए जो पहला चाकू होता है वो सौरव राजपूत के सीने में उसकी पत्नी यानी कि मुस्कान जो होती है वही डालती है, और उसके बाद फिर इसने, जो इसका प्रेमी होता है, उसने उसके पैर पकड़े हुए थे। अब ये स्थिति बदल चुकी थी। जो पत्नी होती है वो फिर पैर हाथ पकड़ लेती है, और इसके बाद जो ये शायर होता है वो उसके सीने के बाद एक कई बार करता है, और कई बार करने के बाद उसको घसीटता हुआ बाथरूम के अंदर लेकर के जाता है, क्योंकि वो मर चुका था और उसके बॉडी से पूरा खून निकल जाता है। उसके बाद उसके गर्दन को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है धड़ से, और उसके जो हाथ थे उसको भी उसने अलग कर दिया। बाकी हिस्सा जो था वो भी बाथरूम के अंदर ही उसने ऐसे ही पड़े रहने दिया, और जो उसके अंदर का ब्लड था वो निकलता चला जाता है। रात के लगभग जब 3 बज जाते हैं तो उसके हाथ के जो पंजे होते हैं और जो सर होता है वो एक पॉलीथीन में रखते हैं, और उसके बाद फिर साहिल शुक्ला अपने प्रेमिका को लेकर के यहाँ से सीधा अपने घर पहुँच जाता है। रात को रुकते हैं बेड के नीचे और उस थैली को रख देते हैं, और इनका मकसद कुछ इस तरीके से था कि जब मौका मिलेगा
तो इस थैली को वो कहीं बाहर दूर फेंक देंगे और शरीर के बाकी हिस्से भी इसी तरीके से टुकड़े कर करके इधर उधर फेंक देंगे। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इसमें मौका नहीं मिल पाएगा या फिर इसमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इसी तरीके से वो पूरा जैसे दिन निकलता है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन उसको कहीं फेंकने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसलिए वो जो उसका सर होता है सौरव राजपूत का, उसका सर फिर वापस लेकर के आते हैं, हाथ भी वापस लेकर के आते हैं। फिर प्रेमिका से कहता है कि ये स्थिति बहुत खराब है, हम इसको फेंक नहीं सकते, हमें प्लान बदलना पड़ेगा। और प्लान बदलने के बाद फिर मुस्कान जो होती है वह एक ई रिक्शा पकड़ती है और मेरठ की जली कोठी के पास पहुंचती है। जली कोठी के पास पहुंचने के बाद एक सैफुद्दीन की दुकान होती है, वहां पर एक लड़का फरमान काम कर रहा था। फरमान के पास जाती है और कहती है कि भैया हमें कोठी के अंदर यानी कि हमें एक ऐसा बड़ा सा ड्रम चाहिए जिसमें हम अपने गेहूं रख सके। तो उसने ये भी पूछा था कि मैडम अभी तो गेहूं का सीजन भी शुरू नहीं हुआ है। तो वो कहती है कि मुझे चाहिए, आप मुझे बड़ा सा ड्रम दे दीजिए। वो कीमत बताता है 1100 रुपये। इसने कोई मोल भाव नहीं किया और 1100 रुपये सुबह 9 बजे, ये 4 मार्च 2025 की सुबह 9 बजे के आसपास फरमान को 1100 रुपये थमाती है और उसके यहाँ से ड्रम लेती है। ड्रम लेने के बाद सीधा घर में रख देती है। उसके बाद फिर बाजार से ही वो सीमेंट और डस्ट खरीदती है और डस्ट करने के बाद घर पहुँचते हैं। और अभी तो शरीर के सिर्फ जो हिस्से थे वो दोनों हाथ अलग अलग हुए थे, 2 हिस्से, ये एक हिस्सा धड़ का और एक हिस्सा गर्दन का। 15 टुकड़ों के बारे में बात चल रही है। कहीं बात चल रही है कि उसके 4 टुकड़े किए गए थे, उसके बाद उसके शरीर को उस ड्रम के अंदर डाला जाता है। जो डस्ट और सीमेंट लाए थे उस डस्ट और सीमेंट को उसके अंदर घोल करके इसको पूरी तरीके से पैक कर दिया जाता है। और पैक करने के बाद यहाँ से फिर एक अपना बैग भी पैक करते हैं, क्योंकि जब ये लड़का यानी कि सौरव राजपूत आता है तो वो अपने पत्नी को 1 लाख रुपए देता है, कुछ पैसे वो अपने परिवार को भी देता है। ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही है। यहाँ से वो एक गाड़ी करते हैं और गाड़ी करने के बाद ये सीधा शिमला चले जाते हैं। शिमला जाने के बाद ये पहुँच जाते हैं मनाली में और उसके बाद यहाँ रुकते हैं। और जब तक इनके पास पैसे थे तब तक तो वो इधर उधर घूमते हैं और जैसे इनके पैसे खत्म होते हैं तो वापस ये हिमाचल प्रदेश से पहुँच जाते हैं मेरठ में। और मेरठ आने के बाद यानी कि 17 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे के पास ये घर पर पहुंचते हैं। तो ये लड़की अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रही थी और बातचीत करने के दौरान इसने कहा कि माँ बहुत भयानक और बहुत बुरा हो चुका है। माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि इस सौरभ के ही परिवार वालों ने इसका कत्ल कर दिया है, इसको मार दिया है। लेकिन जब ये बात उसके पिता सुनते हैं तो पिता कहते हैं कि जो भी बातचीत है वो यहाँ आकर के बताओ कि आखिरकार क्या बात है। तब वो अपने घर जाती है, अपने मायके जाती है और अपने पिता को, अपने माँ को पूरी कहानी बताती है। माता पिता को कहानी पर यकीन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने एक ही सवाल पूछा था कि जब वो मारने के लिए आए थे तब तुमने जोर जोर से शोर क्यों नहीं मचाया, चीखी क्यों नहीं, चिल्लाई क्यों नहीं, इसलिए तुमने अपने पति को बचाने की अपने तरफ से कोशिश क्यों नहीं की। उसको कोई सटीक जवाब नहीं मिला और उन्होंने कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई वो बात तुम थाने में बताना। 18 मार्च 2025 को ब्रह्मपुरी में लोग थाने में जाते हैं अपने बेटी को लेकर के और पुलिस वालों के सामने कहते हैं कि कुछ इस तरीके की ये बात बता रही है। जब पुलिस वालों ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने पूरी कहानी बता दी कि उसने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसको मार करके उसकी हत्या कर दी है और उसके शव को एक ड्रम के अंदर एक सीमेंट से पैक कर दिया है। अब वो उसी के अंदर है। जैसे ही पुलिस वाले उस ड्रम को उठाते हैं, हालांकि इन्होंने जब ये शिमला यानी जब मनाली वगैरह से जब वापस लौट करके आए थे तब 4 मजदूरों से इस ड्रम को उठवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो ड्रम उठा नहीं पाए थे और ये कहानी बन नहीं पाई, उसे फेंक नहीं पाए। इसलिए मजबूरी में वो अपने माता पिता को यह कहानी नहीं गढ़ना चाहती थी, लेकिन वो कहानी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा जब कर दिया तो ये मामला सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होता है कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला आखिरकार जिससे प्यार किया था उसे ही कैसे मार देती है। और बचपन में एक लड़का जो साथ पढ़ता था उसे पाने की चाहत में वो आखिरकार ऐसा क्यों कर बैठती है। मीडिया में इंटरव्यू चलने लगता है और इंटरव्यू के दौरान ही ये पता चलता है कि जो लड़की की माता और पिता हैं
वो बार बार कह रहे हैं कि हम अपने बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, हमारा दामाद इतना प्यारा था, उसको लड़की को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस तरीके की फांसी की सज़ा लड़की के माता पिता कर रहे हैं और ये मामला तमाम तरीके की बातें भी वीडियो पर चलती हैं। लड़की के परिवार वाले और लड़की के परिवार वाले भी कई आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस अपने इस मामले के बड़ी प्रमुखता से जांच पड़ताल कर रही है। कई कई नई चीज़ के खुलासे भी यहाँ पर हो रहे हैं, कई तंत्र मंत्र की बात भी आ रही है, तो कई अंधविश्वास की बात भी आ रही है, तो कभी कुछ नया मामला यहाँ पर आ रहा है। फिलहाल इस बच्ची की परवरिश या तो नानी या फिर दादी करेंगी और ये दादी भी और नानी के परिवार वाले भी ये सब जानते थे कि इस लड़की का यानी कि मुस्कान का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अफेयर चल रहा है सब कुछ जानते हुए भी उस लड़की का इस लड़के से रिश्ता ख़त्म नहीं किया और ना ही प्रेमी से जोड़ने की कोशिश की। काश कि वो इस सौरभ से इस रिश्ते को ख़त्म करवा देते तो शायद सौरभ की जान कभी नहीं जाती। इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का भी लापरवाही रही है और जो इस लड़की के माँ और बाप हैं उनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। पुलिस को हर एक एंगल पर जांच करनी चाहिए और जितने भी लापरवाह लोग हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यहाँ पर बताना है कि जब से सौरभ राजपूत मरा है तो ससुराल वालों को भी उसकी बहुत याद आ रही है और मायके वालों को भी उसकी याद आ रही है, जबकि कई साल तक वो अपने माँ बाप भाई परिवार से बिल्कुल अलग रहता था, अकेला रहता था। लेकिन अचानक से ही अब बच्चे से इतना सारा प्यार कैसे उमड़ रहा है समझ नहीं आ रहा है। अक्सर होता है कि जब तो अलग परिवार वाले जब अलग थे तो वो सोचते थे कि चलो चल ठीक है, रह रहा है जैसा भी रह रहा है अपनी मर्जी से रह रहा है। लेकिन जब बच्चों के साथ इस तरह से घटना पड़ती है तो दर्द होना तो लाजमी है, क्योंकि पहले से उनका दिल दुखी होता है कि हमारा बच्चा हमसे दूर हो चुका है और उसके बाद जब ये घटना सुनने को मिलते हैं तो वाकई में बच्चे की हालत सुन करके हर किसी की दिल मतलब कि हर किसी को तकलीफ तो होती ही है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलती है अगली की सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।